खिड़की से आती हुई रोशनी से उसकी नींद टूट गई। उसने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए एक कलसाई हुई अंगड़ाई ली। उसकी नजर घड़ी की तरफ गई। 7 बजने को थे। उसने सोचा थोड़ा और सो लिया जाए। छुट्टी का दिन था, नहीं तो अब तक तो वह नहा चुकी होती। अधमुदी पलकों से उसने स्वयं को बिस्तर पर ढीला छोड़ दिया। सप्ताह में यही एक दिन था जो आराम के लिए तय था, लेकिन उसका यही दिन उसके लिए बड़ा कठिन भी था। अकेलेपन का एहसास बढ़ जाता था। पुराने गांव हरे हो जाते थे। तभी घंटे की आवाज ने उसे चौंका दिया। उठकर दरवाजा खोला, देखा रमिया थी। फिर आकर पलंग पर लेट गई। उसे याद हो आया जब ऋषि साथ थे तो छुट्टी का दिन जैसे पंख लगाकर उड़ जाया करता था। दोनों सुबह देर तक सोते, फिर आराम से उठकर चाय बनाते, खाते पीते अखबार पढ़ते, फिर दोनों मिलकर खाना बनाते, साथ साथ खाते, फिर सो जाते। दोपहर के बाद शॉपिंग के लिए निकलते, चाट खाते, फिर आइसक्रीम और इवनिंग शो में पिक्चर, उसके बाद किसी अच्छे से होटल में डिनर। वापस आकर थके हारे एक दूसरे के बाहों में बेसुध हो जाते। बीबी जी चाय। उसकी तंद्रा टूटी। रमिया चाय लिए खड़ी थी। उसने देखा उसके दोनों हाथ तकियों को सीने से दबाए हुए थे। तकिए को एक तरफ रखकर उसने एक लंबी आह भरी, फिर उठकर मुंह धोया और चाय की चुस्कियां लेने लगी। बाहर चहल पहल शुरू हो गई थी। उसी ताल में रमिया की किचन में बर्तनों के साथ खटपट भी जारी थी। उसने खिड़की के पास जाकर देखा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लगता था तेज बारिश होने वाली थी। बादलों की गड़गड़ाहट भी शुरू हो गई थी। काले काले बादलों के बीच सूरज छिपता जा रहा था। अंधकार छाने लगा था। उसके भीतर भी तो ऐसा ही अंधकार फैला था। बारिश के समाप्त होते ही बादल छट जाएंगे और सूरज अपनी रोशनी बिखेरता हुआ फिर से बिना ताने निकल पड़ेगा। परंतु उसके जीवन में फैले इस अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी की एक भी किरण नहीं आएगी। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें आकर उसे भिगोने लगी तो वह खिड़की के पास से हट गई। रमिया उसके नहाने की जल्दी मचा दी। वह नहा ले तो नाश्ता कराकर, कपड़े आदि धोकर, भोजन बनाकर रमिया जल्दी घर चले जाना चाहती थी। दोपहर के बाद उसकी छुट्टी रहती। थोड़ी देर जोरों से बरसकर पानी अब थम गया था। वह अपने बालों को संवार रही थी कि घंटी बजी। रमिया ने दरवाजा खोला। उसने देखा सैल आई थी। उसे अच्छा लगा। चलो कुछ देर को दिल को सुकून मिलेगा। क्या हो रहा है भाई? बड़े आराम से खुद को सजाया जा रहा है। अरे खुदा ने तुम्हें वैसे ही हसीन बनाया है, सजने की कोई जरूरत नहीं। सैल हंसते हुए बोली तो वह भी हंस पड़ी। रमिया चाय बना लाई। दोनों चाय पीते हुए बतियाती रही। नीता और सैल दोनों अतरंग सहेलियां थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाती थी। सैल बिंदास स्वभाव की आधुनिक विचारों से ओतप्रोत थी, जबकि नीता भारतीय संस्कृति की मूरत थी, स्वभाव से गंभीर व भावुक। सैल उसे समझाती, जो हुआ उसे भूल जाओ, नए सिरे से अपना जीवन शुरू करो। परंतु क्या इतना आसान है सब कुछ भूल जाना? उन दिनों, उन रातों को जो उसने व ऋषि ने एक साथ गुजारे थे, वे प्यार के सुनहरे पल जो उसकी झोली से एकाएक फिसलकर गिर पड़े थे। सैल अक्सर उससे कहती, अब वो जमाना लद गया जब पुरुष स्त्री को अपने पैर की जूती समझता था। आज नारी और पुरुष के अधिकार समान हैं। पुरुष जो मन में आए कर सकता है, तो नारी क्यों नहीं? पर उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह तो अपनी पुरानी संस्कृति व रीति रिवाजों पर ही विश्वास रखती थी। अरे भाई, कहाँ खो गई तुम? चलो फटाफट तैयार हो जाओ, कुछ शॉपिंग कर आए। आज कोई जिद नहीं चलेगी, आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। सैल ने कहा तो हार मानकर वह तैयार होने चली गई। रमिया ने आकर पूछा, बीबी जी खाने में क्या बनेगा? बीच में ही सैल बोल पड़ी, आज खाना हम बाहर ही खा लेंगे। उसने रमिया को छुट्टी दे दी तो रमिया खुश होती हुई चली गई। बारिश पूरी तरह से थम चुकी थी। शॉपिंग सेंटर जाकर थोड़ी बहुत खरीदी की। फिर दोनों पार्क चली आईं। वहां हल्का फुल्का नाश्ता किया, कॉफी पी।
अचानक जैसे सैल को कुछ याद आ गया। वह बोली, पास ही दूर के रिश्ते के भाई रहते हैं, अब यहाँ तक आए हैं तो चलो उनका हालचाल भी पूछाए। उसने अचकचाकर हामी भरी। वहां पहुंचे तो देखा नितिन अधलेटा सा कुछ पढ़ रहा था। दोनों को आता देख वह चौंक पड़ा। आओ सैल, अचानक हमारी याद कैसे आ गई? इधर से गुजर रहे थे तो सोचा चलो आज भाई साहब से भी मिल लिया जाए। इनसे मिलो, यह है हमारे कॉलेज की हिंदी की लेक्चरर नीता। आपस में नमस्कार आदि हुए। नितिन ने चाय कॉफी के लिए कहा तो उन्होंने मना किया। घड़ी की तरफ देखकर नितिन बोला, अगर आप लोग फ्री हो तो पिक्चर ही देख लिया जाए। सैल खुशी से उछल पड़ी। उसके जिद पर नीता को भी ना चाहते हुए जाना पड़ा। सिनेमा हॉल के पास के ही होटल में उन्होंने लंच किया। फिर समय होते ही वे हॉल में आ गए। उसे नितिन के पास की जगह मिली। फिल्म शुरू हुई। अंधेरा होते ही उसे लगा नितिन का हाथ उसके हाथ पर आ लगा है। उसे लगा शायद गलती से ऐसा हो गया हो, परंतु फिर धीरे धीरे नितिन की हरकतें बढ़ने लगी। पहले तो उसकी इच्छा हुई उठकर चली जाए, पर संकोचवश यह सोचकर बैठी रही कि सैल क्या कहेगी। इंटरवल में उसने बहाना बनाकर जगह बदल दी। उसका मन फिल्म में कतई न लगा। घर पहुंचकर पर्स पलंग पर फेंक कर वह औधे लेटते हुए फपक फपक कर रो पड़ी। अकेली औरत की इस दुनिया में कोई कदर नहीं। वही मर्द औरत को अकेली पाकर भेड़िए की तरह उसे दबोचना चाहते हैं। उसे ऋषि की बहुत याद आई। आज वे होते तो क्या इस तरह के हालात होते? ऋषि को छोड़ने में उसने जल्दबाजी की। ऋषि का नाम जहन में आते ही वह पिछली यादों में खो गई। ऋषि बैंक में सर्विस करते थे। उनका निकट का कोई रिश्तेदार न था। उसे देखते ही ऋषि ने विवाह के लिए हाँ कर दी थी। ऋषि उसे बहुत चाहते थे। वे बहुत अच्छी कहानियां लिखते थे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में व रेडियो पर आती रहती थी। उसे काफी खुशी होती थी। अपने साहित्य प्रेमी व बुद्धिमान पति पर उसे गर्व भी था। धीरे धीरे ऋषि की कहानी के क्षेत्र में काफी यश मिला। उनके नाम रोज काफी फैन मेल आने लगे, विशेषकर सुनीता नाम की किसी लड़की के। खुशबू भरे रंग बिरंगे लिफाफे में अक्सर पत्र आते। ऋषि सारे पत्र उसे पढ़ा देते। वह बड़ी खुशी से पढ़ती। सुनीता का पत्र आने पर एक बार मजाक में बोल पड़ी, देख लो तुम्हारे अलावा भी हमारे कई दीवाने हैं। वे हंस पड़े। बाद में बोले, कच्ची उम्र की कोई छात्रा है जो उनकी कहानियों को पढ़कर भावुकतावश पत्र लिखती है। वैसे तो उन पत्रों में खास बात न थी, पर हाँ, संबोधन व अंत प्यार भरा रहता। शुरू में उसे कुछ न लगा, पर एक बार उसने अपनी पड़ोसन मित्रा को यह बात बताई तो मित्रा ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। देख लेना, भाई साहब एक दिन भटक जाएंगे। सुनीता के पत्रों का सिलसिला चलता रहा। अब तो वे पत्र प्रेम भीगे रहने लगे। इससे नीता को ईर्ष्या होने लगी। हालांकि ऋषि इन बातों को सामान्य ढंग से ही लेते। अब वह उनकी हर गतिविधि, हर लेखनी पर अपनी संदेह की नजर रखने लगी। तो ऋषि ने उसे समझाया कि एक लेखक के जीवन में इस तरह के वाक्य होते ही रहते हैं। पर नीता पर तो संदेह का भूत सवार था। अब उनमें दिन ब दिन अनबन बढ़ने लगी। पहले तो वे अलग सोने लगे, फिर बातचीत बंद। इसी दौरान एक दिन हुए जोरदार झगड़े में वह वहां से चली आई। कुछ दिनों बाद उसने सर्विस के लिए अप्लाई किया। हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए होने के कारण यहाँ उसे गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर की सर्विस मिल गई। इसके बाद वह यहीं पर बस गई। कुछ दिनों बाद गुस्सा शांत होने पर उसे लगा ऋषि लेने आएंगे। उधर ऋषि ने सोचा वह खुद आएगी। इसी ऊहापोह ने उनके संबंधों की दूरी और बढ़ा दी। दूसरे दिन जब वह कॉलेज जा रही थी तो पास के होटल में उसने देखा ऋषि किसी जवान लड़की के साथ बैठकर चाय पीते हुए ठहाके लगा रहे थे। उसने मुंह मोड़ लिया। फिर से मन ने विद्रोह शुरू किया। मर्द होते ही ऐसे हैं। 2 पीरियड जैसे तैसे उसने समाप्त किए। फिर सिर दर्द होने लगा तो हाफ डे की छुट्टी लिखकर घर चली आई। रम्या से चाय बनाने को कहकर सिर दर्द की गोली लेकर पलंग पर सो गई।
उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कमरा जैसे घूमता हुआ नजर आ रहा था। तभी घंटे की आवाज ने उसे चौंका दिया। फिर रमिया के किवाड़ खोलने की आवाज आई। रमिया आकर कह रही है, कोई साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, बाहर से आए हैं। वह मुश्किल से उठकर खड़ी हुई। धीमे कदमों से चलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो अवाक रह गई। देखा, ऋषि खड़े हैं। पहले तो लगा यह दौड़कर उनसे लिपट जाएगी, मुक्के मार मार कर कहेगी, कहाँ थे अब तक, क्यों तड़पाया मुझे इतना। पर एकाएक सवेरे की होटल वाली घटना याद आते ही उसके कदम ठिठक गए, मुख के भाव बदल गए। कैसी हो नीतू, अब तक नाराज हो मुझसे? ऋषि भाव खोकर कह रहे थे। लगता था जैसे अभी रो पड़ेंगे। वह वैसे ही दरवाजे पर खड़ी थी। मन का अहम उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। वह मन में अपने आप से कह रही थी, अब जाओ ना उसी होटल वाली लड़की के पास, यहां क्यों आए हो? ऋषि आगे कह रहे, तुम चली गई तो मेरा जीवन ही सूना हो गया। कितना ढूंढा तुम्हें, अखबारों में भी इश्तिहार दिए, पर तुम कहीं नहीं मिली। आज रिश्ते की बहन का दाखिला कॉलेज में करवाने इस शहर आया था तो पता चला तुम यहाँ लेक्चरर हो। कॉलेज से ही तुम्हारा पता लेकर दौड़ा चला आया। मेरे साथ चलो नीतू, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हें मेरा कहानी लिखना पसंद नहीं था ना, अब मैंने लिखना बंद कर दिया है। कहते कहते ऋषि रो पड़े। वह लड़खड़ाती हुई दौड़ी दौड़ी आई और ऋषि के पांव में गिर पड़ी। ऋषि ने उसे बाहों में भर लिया। वह आंसू भरी आंखों से ऋषि को देखते हुए रूधे गले से बोल पड़ी, मुझे माफ कर दो ऋषि, तुम्हें खूब नाम कमाना है, पर तुम्हें पसंद। ऋषि को बीच में ही रोकते हुए बोली वह, चुप, अब कुछ नहीं कहोगी तुम। अब किसी सुनीता का पत्र आने पर मैं नाराज न होऊंगी। दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी।